गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम स्टेम के बारे में बात कर रहे थे, स्टेम की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि स्टेम फोटोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है और स्टेम का निर्माण कलिकाओं के द्वारा होता है, बड़ के द्वारा होता है। स्टेम के ऊपर लीफ और कलिकाएं जब हट जाती हैं, फ्लावर्स पुष्पम जब हट जाते हैं तो वहां पर स्कार्स रह जाते हैं, वहां पर निशान रह जाते हैं। स्कार्स को हम छत चिन्ह भी कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एनाटॉमी ऑफ स्टेम। एनाटॉमी ऑफ स्टेम। स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस कैसी होती है? यूनी या मल्टी लेयर। कोई विशेष कंडीशन ही होती है जब ये मल्टी लेयर पाई जाती है, वरना कैसी होती है? यूनी लेयर होती है, एक परतीय होती है। इस एपिडर्मिस के ऊपर इस एपिडर्मिस के ऊपर रोम पाए जाते हैं और ये रोम कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। इसके ऊपर रोम पाए जाते हैं और रोम पाए जाते हैं मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। इनका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो होता है कॉन्जॉइंट और कोलैटरल। कॉन्जॉइंट और कोलैटरल। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त। किसी अवस्था में होंगे? संयुक्त अवस्था में, जुड़ी हुई अवस्था में। और कोलैटरल मतलब बाह्य फिलोएमी या बाह्य फिलोएमी। तो यहां पर जो कॉन्जॉइंट कोलैटरल बंडल फूल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। मान लिया ये स्टेम है, इस स्टेम में इस प्रकार से अरेंजमेंट है। कॉन्जॉइंट मतलब संयुक्त, एक ही जगह उपस्थित है, और बाह्य फिलोमी अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की ओर फिलोएम। तो ये क्या है? जाइलम और ये है फिलोएम। तो यहां पर कॉन्जॉइंट कोलैटरल प्रकार के बंडल फूल पाए जाते हैं या बंडल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर जो उत्पत्ति होती है इन शाखाओं की उत्पत्ति जो होती है, क्योंकि स्टेम है तो स्टेम से शाखाएं तो निकलेंगी। तो यहां शाखाओं की उत्पत्ति एक्सोजिनस होती है। दो वर्ड होते हैं, एक एंडोजिनस और दूसरा होता है एक्सोजिनस। एंडोजिनस और एक्सोजिनस। एंडोजिनस समझो। पहले हमने पढ़ी थी पेरीसाइकिल। अगर पेरीसाइकिल से उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आपकी इसी पेपर के अंदर, तो यहां जब पेरीसाइकिल से पार्श्व रूट्स की वृद्धि होगी, लेटरल रूट्स की जब वृद्धि होगी तो वो कहलाती है एंडोजिनस ग्रोथ। लेकिन अगर एपिडर्मिस से होती है, एपिडर्मिस से अगर ग्रोथ होती है या वृद्धि होती है या निर्माण होता है तो ये कहलाती है एक्सोजिनस। तो यहां पर जो शाखाओं की उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है? एक्सोजिनस होती है। इसका मतलब शाखाओं की उत्पत्ति किससे हो रही है? एंडोडर्मिस की बहिर्वृद्धि से, या कलिका निर्माण जो होगा वो किससे होगा? एपिडर्मिस से, या कलिका निर्माण जो होगा वो एपिडर्मिस से होगा। एंड लास्ट, यहां जो कॉर्टेक्स उपस्थित होती है, क्योंकि एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स भी उपस्थित होगी। तो यहां पर कॉर्टेक्स की जो लास्ट लेयर होती है जिसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, कॉर्टेक्स की जो लास्ट लेयर होती है जिसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं,
इस एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन बैंड्स या स्ट्रिप्स एब्सेंट होती है। रूट के अंदर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन बैंड या स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, लेकिन स्टेम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि रूट है तो बाहर रूट हेयर होंगे। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने खूब पढ़ा है, रूट हेयर से पानी जाएगा कहाँ? एपिब्लेमा में, और एपिब्लेमा से कहाँ पहुंचेगा? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस, और इस एंडोडर्मिस के आगे होती है पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के जस्ट सामने होता है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। पानी रूट से रूट हेयर में गया, रूट हेयर से रूट में गया या एपिब्लेमा में गया, तो यहां जो रूट हेयर है यहां से एपिब्लेमा में पहुंचेगा, एपिब्लेमा से कॉर्टेक्स के होते हुए एंडोडर्मिस में पहुंच जाएगा। अगर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं होंगी तो प्रोटोजाइलम तो अपनी जगह पर फिक्स है, और प्रोटोजाइलम अपनी जगह पर फिक्स है तो पानी भी प्रोटोजाइलम के सामने ही पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर बीच बीच में आपने सेकेंड ईयर में पैसेज सेल को पढ़ा है, तो प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने पैसेज सेल पाई जाती है, मार्ग कोशिकाएं। तो पानी एंडोडर्मिस की मार्ग कोशिकाओं से सीधा कहां पहुंच जाता है? प्रोटोजाइलम में। ये कैस्पेरियन बैंड इस पानी को कहीं अदर जाने से रोक देती है। अब स्टेम है, स्टेम को बाहर से कहीं पानी तो खींचना नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी तने की आंतरिक संरचना। ये संरचना वो है जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी। अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो वहां पर संरचना की चेंज हो जाती है, कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं। प्राइमरी स्टेम की आंतरिक संरचना। प्राइमरी स्टेम की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो यहां प्राइमरी स्टेम की आंतरिक संरचना को प्रोटोडर्म, तो यहां प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम, तीनों संरचनाएं मिलकर के प्राइमरी स्टेम की आंतरिक संरचना का निर्माण करती हैं। इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्रोटोडर्म से बनेगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो प्रोटोडर्म से निर्मित हो रहा है वो होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड मेरिस्टेम से जो विकसित होता है वो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और प्रोकेम्बियम से जो विकसित हो रहा है वो कहलाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पर तीनों सिस्टम्स का निर्माण इन तीनों लेयर्स के द्वारा या तीनों परतों के द्वारा यहाँ पर हो जाता है। तो अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं। हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो किससे बन रहा है? प्रोटोडर्म से। यहां पर
केवल एक ही उपस्थित होती है और वो होती है एपिडर्मिस। यहां बाह्य त्वचा एपिडर्मिस उपस्थित होती है। ये एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। जो इसकी सेल्स होती हैं या तो वो आयताकार होती हैं, इस प्रकार से होती हैं, या ढोलकाकार होती हैं, ढोलक आकार की होती हैं, इस प्रकार से होती हैं, या तो आयताकार होती हैं या ढोलक आकार की होती हैं। और ये पंक्ति में पाई जाती हैं, पंक्ति में उपस्थित होती हैं। ऐसा नहीं है छिन्न भिन्न होता है, पूरी की पूरी सेल्स एक पंक्ति में उपस्थित होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर है तो सेफ्टी लेयर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये औरों की सेफ्टी कर रही है तो इसकी सेफ्टी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो यहां पर क्यूटिन पाया जाता है, क्यूटिन लेयर पाई जाती है, क्यूटिन लेयर उपस्थित होती है। और ये क्यूटिन लेयर इन सेल्स के ऊपर उपस्थित होती है इस प्रकार से। तो यहां पर क्यूटिन लेयर स्पर्श रेखीय होती है। क्यूटिन लेयर कैसी होती है? स्पर्श रेखीय होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है एपिडर्मिस। एक तो ये हो कि पूरी की पूरी सेल्स को क्यूटिन कवर करे, तो ये तो पूरी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हो गई। लेकिन यहां ऐसा ना होकर के कैसा होता है, जो बाहर परत है या आउटर मोस्ट जो साइड है वहां इस प्रकार से होती है। इस सेल को ऐसे कवर कर लिया, स्पर्श रेखीय, मतलब ये है, यहां टच और यहां टच, इसको ऐसे कवर कर लिया, इस प्रकार से कवर किए हुए होती है। तो यहां पर जो क्यूटिन लेयर पाई जाती है वो स्पर्श रेखीय रूप से पाई जाती है और सबसे बाहरी जो सतह होती है उसकी तरफ पाई जाती है। इसके अलावा यहां बैक्स भी उपस्थित होता है, बैक्स भी उपस्थित होता है। लेकिन जो बैक्स यहां पर उपस्थित होता है ये इनसाइड उपस्थित होता है, जो यहां पर बैक्स इनसाइड अंदर की ओर उपस्थित होगा, बाहर की ओर ना होकर के। लेकिन कुछ जलीय पादप होते हैं, जलीय पादपों में ये आउटसाइड भी उपस्थित होता है। तो यहां प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिन भी मिलती है और बैक्स भी मिलता है। अब आउटर मोस्ट लेयर है, तो आउटर मोस्ट लेयर है तो यहां पर विभिन्न प्रकार की अतिवृद्धि भी होंगी। तो यहां इसकी अतिवृद्धि भी उपस्थित होती है और ये अतिवृद्धि क्या होती है? रोम, हेयर। यहां पर अतिवृद्धि के रूप में हेयर उपस्थित होते हैं, पेपिला उपस्थित होती हैं। और कुछ ग्रंथि जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, कुछ यहां पर ग्लैंड्स भी उपस्थित होती हैं, यहां ग्लैंड्स भी उपस्थित होंगी। स्टेम के ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टेम के ऊपर किसी प्रकार के रंध्र नहीं पाए जाते, तो स्टेम के ऊपर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। लेकिन इनको यहाँ स्टोमेटा ना कहकर के क्या बोलते हैं हम? लेंटिसील, बात रंध्र। यहां पर लेंटिसील पाए जाते हैं जो यहां पर बाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं, यहां लेंटिसील पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें हम जलीय पादपों की, जलीय या छायाप्रिय, जलीय, छायाप्रिय या शाकीय, तीनों ही प्रकार के प्लांट्स के अंदर यहां तीनों ही प्रकार के प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और अगर यहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये क्या होगा? यहां फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर जलीय पादप होते हैं या छाया प्रिय जो छाया में रहते हैं, या शाकीय प्लांट जो होते हैं, क्योंकि शाकीय प्लांट है जैसे चाहे डाइकॉट है, जब तक छोटे रहेंगे तब तक कैसे रहेंगे, ग्रीन कलर के। जैसे जैसे स्टेम बड़ा होता हुआ चला जाएगा, ग्रीन कलर भी दूर होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की कैपेसिटी इनकी होती है। यहाँ पर जो छाया प्रिय या जलीय पादप या शाकीय पादप हैं, इनको छोड़ करके किसी की भी एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि और किसी को प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रोथ की। शुरुआत में स्टेम का डायामीटर ये था, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुई तो स्टेम का डायामीटर बढ़ करके कहाँ आ गया, ये हो गया। ग्रोथ के साथ स्टेम का डायामीटर यहाँ पर बढ़ गया, इतने से इतना हो गया ये। तो यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं, इनके अंदर अपनतिक विभाजन होते हैं। सेल्स के अंदर किस प्रकार के अपनतिक विभाजन होते हैं। ये विभाजन भी कैसे होते हैं, स्पर्श रेखीय। यहां भी स्पर्श रेखीय विभाजन होते हैं। मान लिया ये सेल है, ये सेल्स चौड़ाई में ना भर करके क्या होगा, इसका विभाजन होगा, दो सेल्स बनेंगी, इसका विभाजन होगा, दो सेल्स बनेंगी। तो यहाँ पर इन सेल्स की लंबाई बढ़ती है और संख्या बढ़ती है। इस प्रकार से स्पर्श रेखीय विभाजन होते हैं और यहाँ इन विभाजनों से स्टेम का डायमीटर बढ़ जाता है, स्टेम की चौड़ाई बढ़ जाती है। अब ये कार्य क्या करती है, एपिडर्मिस के अगर हम कार्यों को देखें तो एपिडर्मिस कार्य क्या करती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है। तो सबसे बाहरी लेयर है तो सबसे पहला कार्य भी क्या होगा, सुरक्षा का। अंदर वाले जितने भी टिश्यूज हैं उन टिश्यूज को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा का कार्य करती है, वाष्पोत्सर्जन को कम करती है, जल हानि को कम कर रही है, वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। और कम कैसे कर रही है, इस पर उपस्थित जो क्यूटीन है, क्यूटीन के कारण या वैक्स के कारण, क्यूटीन या वैक्स के कारण यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है। सुरक्षा का भी कार्य कर रही है, वाष्पोत्सर्जन को भी कम करने का कार्य कर रही है। तो आउटर मोस्ट लेयर का तो मुख्य कार्य ही सुरक्षा का होता है। क्या सभी प्लांट्स के अंदर चिरस्थायी रूप से एपिडर्मिस पाई जाती है? तो जो शाकीय प्लांट होते हैं, जो शाकीय प्लांट होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर तो ये चिरस्थायी रूप से पाई जाती है। चिरस्थायी का मतलब कि जब से पैदा हुए हैं तब जब तक मरेंगे वो एपिडर्मिस रहेगी। लेकिन जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है, जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है, तो यहाँ पर जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है तब तक तो क्या पाई जाएगी, एपिडर्मिस। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ होने लग गई तो एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, टूट जाती है। इस प्रकार से सेल्स अलग अलग हो जाएंगी, टूट जाएगी। तो इसकी स्थान पर क्या आ जाएगी, परिचर्म, राइटिडोम। और इस परिचर्म में एपिडर्मिस भी होती है, कुछ कॉर्टेक्स के पार्ट भी होते हैं, कुछ फ्लोएम, पुराने फ्लोएम के भाग भी होते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ पर एक परिचर्म के रूप में हम अपने देखते हैं नीम, पीपल, बबूल के ऊपर मोटी मोटी एक बल्क होती है, छाल होती है। तो ये छाल क्या होती है, परिचर्म। और जब पादप बहुत छोटे होते हैं तो चिकना होता है उनका स्टेम, तो वो क्या होती है उनके ऊपर, एपिडर्मिस। एंड सेकंड टिश्यू की बात करते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इससे पहले भी हम इन तीनों चीजों को पढ़ चुके थे। सेकंड, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स
पिथ, पिथरेज और पेरीसाइकिल। तीनों की तीनों चीज यहां पर आती हैं। पिथरेज, पिथ और पेरीसाइकिल। और कॉर्टेक्स में कौन कौन सी आती हैं? कॉर्टेक्स को भी 3 भागों में बांटा गया है। हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो इन सब से मिलकर के जो बना है वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपोडर्मिस की, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में भी क्या? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित है। इतना तो पहले लेक्चर मैंने जो लिए थे उनमें बताया था आप लोगों को कि हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे उपस्थित होती है। ये यूनिलेयर भी हो सकती है और मल्टीलेयर भी हो सकती है। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये यूनिलेयर ही होगी, ये यूनिलेयर भी हो सकती है और मल्टीलेयर भी हो सकती है। सामान्य तौर पर ये सतत रूप से पाई जाती है, सतत रूप से उपस्थित होती है। लेकिन जो कोणीय तने होते हैं, कोणीय तने जो होते हैं वहां कैसी होती है? असतत। क्यों? आप लोगों ने पढ़ा होगा कुकुरबिटा पीपो। कुकुरबिटा पीपो का जो स्टेम होता है वो होता है पंचकोणीय। उसमें इस प्रकार से उभार और गर्त होते हैं। यहां जो ये उभार होते हैं इनके अंदर क्या उपस्थित होता है? हाइपोडर्मिस। ये होती है हाइपोडर्मिस। फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा पीपो। तो यहां असतत रूप से पाई जाती है, केवल उभारों में ही हाइपोडर्मिस पाई जाती है, गर्तों में हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती। ये चारों तरफ यहां एपिडर्मिस उपस्थित होती है जो दिख रही है, और यहां ये जो परत होगी ये हाइपोडर्मिस होगी, और यहां से फिर ग्राउंड टिश्यू स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एपिडर्मिस तो इसके ऊपर ऊपर इस प्रकार से उपस्थित होगी। तो यहां केवल ये उभारों में पाई जाएगी, और जहां सतत रूप से पाई जाती है वहां अधिकतर मल्टीलेयर ही होती है। यूनिलेयर शायद ही बहुत कम मिलती है, मल्टीलेयर पाई जाती है। ये सामान्य तौर पर 4 से 6 परतीय होती है। सामान्य तौर पर 4 से 6 परतीय होती है, मोटी लेयर होती है। यहां जो सेल्स होती हैं वो सेल्स एक दूसरे से सघन रूप से या तो सटी हुई होंगी या फिर यहाँ विभिन्न आकार प्रकार की होंगी, जिनके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि सामान्य तौर पर जो हाइपोडर्मिस पाई जाती है वो किसकी बनी हुई होती है? कोलेनकाइमा की। पहले हमने पढ़ा था कि हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी हुई होती है, और कोलेनकाइमा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। यहाँ स्टेम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने का कार्य यहाँ पर हाइपोडर्मिस करती है। लेकिन जलीय प्लांट्स के अंदर जो जलीय पादप होते हैं, इन जलीय पादपों में यहाँ ये पेरेनकाइमेटस होती है। मृद उत्तकीय होती है। यहाँ पर पेरेनकाइमेटस होती है, मृद उत्तकीय होती है।
कोलेनकाइमा का कार्य क्या है? तो अभी बोला है मैंने, मेनली जो इसका कार्य होता है वो होता है यांत्रिक सपोर्ट का, यांत्रिक बल प्रदान करने का ये मेन कार्य करती है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने का कार्य करती है। लेकिन कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है, सभी के अंदर नहीं, कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करती है। क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस तो होगी ही, तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करती है। नेक्स्ट, कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स। सबसे ज्यादा मोटी होती है, इसकी परतें होती हैं सबसे अधिक होती हैं, सबसे अधिक परतें होती हैं। इनकी संख्या कहीं 10 से 12 मिलती है, कहीं 15 से 18 मिलती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक परतें मिडिल कॉर्टेक्स की होती हैं। मिडिल कॉर्टेक्स की सेल्स दो भागों में बटी हुई होती हैं, एक तो होती है आउटर कॉर्टेक्स और एक होती है इनर कॉर्टेक्स। बताऊंगी क्यों होती हैं ये। सामान्य तौर पर ये पीछे देखेंगे, सामान्य तौर पर यहाँ पर जो टिश्यू पाया जाता है वो पेरेनकाइमेटस होता है, मतलब मृद ऊतकीय टिश्यू यहाँ पर पाया जाएगा। पेरेनकाइमेटस टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेल्स जो होती हैं गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होती हैं, बहुभुजी होती हैं। अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होते हैं, क्योंकि अगर सेल इस प्रकार से व्यवस्थित हैं तो अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होंगे। अब देखिए, जो आउटर कॉर्टेक्स होती है इसकी सेल्स सामान्य तौर पर ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है, सामान्य तौर पर ये इस प्रकार से गोलाकार होती है। इनर कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं वो विभिन्न आकार प्रारूप की हो सकती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं, अंडाकार भी हो सकती हैं, विभिन्न आकार प्रारूप में हो सकती हैं। यहाँ पर जो इनर कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, ये इनर कॉर्टेक्स की सेल्स मैक्सिमम कार्य किसका करती हैं? संचय का। ये मैक्सिमम संचय का कार्य करती हैं, विभिन्न पदार्थों को संचित करने का कार्य करती हैं। लेकिन जो आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं, यहाँ अगर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, क्लोरोप्लास्ट अगर उपस्थित है तो वो कहाँ होगा? आउटर कॉर्टेक्स में होगा। तो ये आउटर कॉर्टेक्स प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, इनर कॉर्टेक्स संचय का कार्य करता है। क्योंकि कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स में संचय तो होगा, विभिन्न पदार्थों का संचय या तो पित्त के अंदर मिलता है या फिर कॉर्टेक्स के अंदर मिलता है। तो सभी प्रकार के पदार्थों का संचय यहाँ पर होगा, चाहे रेजिन डक्ट है, चाहे टेनिन डक्ट है, चाहे विभिन्न प्रकार की इडियोब्लास्ट सेल्स हैं, सभी कहाँ प्रेजेंट होंगी? यहाँ पर इनर कॉर्टेक्स के अंदर होंगी। दूसरा, यहाँ अरीय संवहन का कार्य होता है, कॉर्टेक्स के अंदर अरीय संवहन का कार्य होता है। अरीय संवहन का कार्य कैसे होगा? जैसे रूट से पानी आ रहा है, वहां भी आपको कॉर्टेक्स में बताया था, ऐसे ही नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे तो आएगा ही। एक सेल दूसरी सेल से इस प्रकार से गमन और करती है, इस प्रकार से। तो यहाँ ये अरीय संवहन का कार्य भी करती हैं, पदार्थों को संचय का कार्य भी करती हैं। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करती हैं। इसके अलावा इसके अगर कार्यों की हम बात करें, संचय का कार्य हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य हो रहा है, अंतरकोशिकीय स्थान है तो किसका कार्य हो रहा है? गैस एक्सचेंज का।
अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित हैं, तो यहाँ गैस एक्सचेंज का कार्य होता है, गैस विनिमय का कार्य होता है। जलीय ऊतक है, सॉरी जलीय प्लांट है, अगर जलीय पादप है तो यहाँ जो अंतरकोशिकीय स्थान होंगे ये कैसे होंगे, आकार में बड़े होंगे, तो यहाँ ये उत्प्लावन बल प्रदान करने का भी कार्य करेंगे। तो यहाँ कॉर्टेक्स के द्वारा बहुत सारे कार्यों को समन्वित किया जाता है, कार्यों को संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं एंडोडर्मिस की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।